नमस्कार, आप तो देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। दावों का दंगल और किसका होगा मंगल, ये सवाल बड़ा है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का नतीजा कल आने वाला है, लेकिन वोटिंग से पहले और मतदान के बाद ही नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर बीएपी, सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कोई क्लीन स्वीप का भी दावा कर रहा है। ये तो नेताओं के दावे हैं, दावों का क्या, दावा करने में कुछ नहीं जाता। जमीनी हकीकत तो कल ही पता चलेगी जब ईवीएम खुलेगी। 13 नवंबर को जनता जनार्दन ने प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया था। ऐसे में सवाल यही है कि किसके सिर ताज सजेगा और कौन ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेगा। बैटल ऑफ राजस्थान में जनता ने किसका साथ दिया है, इसका भी खुलासा कल ही होगा। मतगणना की क्या तैयारियां हैं और सुरक्षा की क्या इंतजाम है, आज इस पर भी बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तो देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन क्या परिणाम होगा उससे पहले क्या उम्मीद पार्टियां कर रही हैं, प्रत्याशी कर रहे हैं। चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी और साथ ही मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुरेश गर्ग जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हम बात राजस्थान की 7 सीटों की कर रहे हैं, क्योंकि अहम उपचुनाव था। 7-0 की बात की जा रही थी कि एक तरफा जीत होगी। यही बात बीजेपी भी कह रही है, यही बात कांग्रेस भी कह रही है। अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, कल परिणाम आने वाले, ऐसे में क्या अभी भी उसी दावे पर आप अडिग हैं कि परिणाम ऐसा ही होगा, या किसी सीट को लेकर अभी डाउट लग रहा है? देखिए श्वेता जी, हम शुरू से कहते हैं कि हम 7 सीटें जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। जीतने के कारण है जिस तरीके से 11 महीने के अंदर भजन लाल जी ने जो यहाँ पे विकास का मॉडल रखा है, या फिर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जनता के सामने गए, जनता की समस्याओं को सुना है। जिस तरीके से हमारे जो कैंडिडेट थे, जिस तरीके से कैंडिडेटों का जो चुनाव हुआ है, उनका जो चयन था वो जनता के हित में, जनता को ध्यान में रखते हुए उनका चुनाव था। इस वजह से हम 7 सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ अगर देखेंगे तो इनके प्रत्याशियों के प्रचार करने के लिए जो राजस्थान के बड़े बड़े नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं, उनको राजस्थान से बाहर भेज दिया गया। और क्यों भेज दिया गया था? कि उनको पहले से ही पता था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस वापस में आने वाली नहीं है, उनको भेज दिया। अगर वो यहाँ रहते तो हो सकता है और भी स्थिति इनकी बद से बदतर हो जाती, लेकिन हमारी स्थिति ये कह रहे कि उनके रहने से और स्थिति बुरी होती, इसलिए भेज दिया। क्योंकि जनता ये पूछती ना कि भैया आप अगर राजस्थान में तो प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे? भाई आज आपके 7 विधानसभा में चुनाव हुए, 7 विधानसभा में बता दीजिए इनका अध्यक्ष 7 विधानसभा में होते राजस्थान में, तो क्या प्रचार करने नहीं जाते इन 7 सीटों के लिए? नहीं, आप कैसे मैं जब चलो आप ये बताइए, इनके प्रदेश अध्यक्ष तो यहीं पे थे ना राजस्थान में, क्यों नहीं गए 7 विधानसभा में? क्यों नहीं गए? इनको लग रहा था। आपको देखिए, आप 84 के अंदर, सलूमर के अंदर तो इनका अस्तित्व खत्म है, 3रे नंबर पे आ रहे हैं। कई जगह तो इनकी जमानतें जब्त होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं हम 7 सीटें जीतेंगे, चाहे सलूमर हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे 84 हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे आपके खींवसर हो। सभी सीटों पे हमारे प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है। जिस तरीके से हमारा संगठन है, जिस तरीके से हमारे संगठन ने काम किया है। 2 अहम बातें आप ये कह रहे हैं कि आप 7 सीटें इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि आपके प्रत्याशी भी मजबूत है। दूसरी अहम बात, 11 महीने की सरकार के जो फैसले, जो काम है, उसके आधार पर भी जीत का दावा है और संगठन मजबूत है हमारा। ठीक है, संगठन भी मजबूत है। चलिए, अब ये फैक्टर्स आप बता रहे। डॉक्टर सीबी यादव जी भी हमारे साथ हैं। सीबी यादव जी, अगर इन 7 सीटों की बात करें तो 4 अहम सीटें जो कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस की कोशिश है कि उससे प्लस में आए और इसलिए 7 चुनने की बात कही जा रही है। लेकिन ये एक तो आप ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी 7 शून्य पर आप भी अडिग हैं कि कांग्रेस की पूरी 7 सीटें जीतेंगे? दूसरी अहम बात, जो आरोप लगाए जा रहे बीजेपी की तरफ से, बड़े चेहरे नहीं थे, क्या पूरी तरह से जो स्थानीय नेता है उनको ही जिम्मेदारी दे दी गई थी? यही वजह थी कि बड़े जो चेहरे कांग्रेस के राजस्थान में हैं उन्हें बाहर महाराष्ट्र, झारखंड के लिए लगाया गया, या फिर कोई और वजह? क्योंकि ये तो कुछ और वजह बता रहे हैं। श्वेता जी, चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, और यहाँ जो चर्चा है वो भी 2 प्रवक्ताओं के बीच में नहीं है। ये 2 बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और बुनियाद झूठ पे टिकी हुई है,
और बारंबार इस बात को सिद्ध किया गया है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी हमने देखा था कि 25 की 25 सीट और 5 लाख के अंतर पर ऐसे डींगे हाँकते हुए हमने देखा यहाँ बिल्कुल स्टूडियो के अंदर और सभाओं के अंदर। हमने वहां भी देखा, हमने लोकसभा चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में भी देखा। तो हमने ये इनकी जो बुनियाद है वो झूठ पे आधारित है। हम कभी भी ना पहले ये दावा करते थे 7 के 7 जीतेंगे। हम इस बात को जनता पे छोड़ते हैं कि जनता के सामने हम 2 विचारधाराओं का, 2 सरकारों के प्रदर्शन को लेके गए और जनता जो फैसला देगी वो बहुत शानदार फैसला देगी और हमको कल तक का इंतजार करना चाहिए। और ये जो 2 बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत है। हमारे नेता कहां गए या कहां नहीं गए, ये हमारी अपनी रणनीति है। मुझे नहीं लगता कि इससे इनके पेट में दर्द होना चाहिए। इनकी वसुंधरा राजे जी तो एक जगह भी नहीं गई है। जवाब दे दीजिए। जो कमेंट इन्होंने किया कि नेताओं को इसलिए भेज दिया गया कि अगर वो होते तो और कोई चांसेस नहीं थे और वोट कम पड़ते, ये कैसे बोल रहे हैं? इनका आधार ये क्या है? तो मैं और क्यों कांग्रेस पर को लेकर ये टिप्पणी है? तो जवाब एक इस पर भी बनता है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, हम हमारी रणनीति को तय करने का हमको अधिकार है। अरे आप अपनी तय करो ना, वसुंधरा जी को संभालो ना। कहां है वो? तो एक सीट पे भी पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, एक सीट पे भी एक जगह स्टेटमेंट नहीं। आप सोचिए, हम पे सवाल उठाते हो। हमारे हर नेता, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर बब्बर शेर की तरह इस चुनाव के भीतर नहीं, हर चुनाव के भीतर उतरता है, क्योंकि हम केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे होते हैं, हम इनके इलेक्टोरल बॉन्ड से लड़ रहे होते हैं, हम इनके संस्थाओं से लड़ रहे होते हैं। रणनीति क्या थी? स्थानीय पर ही पूरी जिम्मेदारी दी गई? नहीं, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट थी श्वेता जी, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट थी। जो जनादेश चोरी किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान का, और पर्ची मुख्यमंत्री बनाया गया, और उस पर्ची मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए तो काम किया ही, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो डोर है, जो गिरेबान है, वो अंबानी और अडानी के लिए है। तो हमारी सीधी श्वेता जी में एक टिप्पणी कर देता हूं। बिल्कुल ये तो हमारी जो रणनीति थी वो ये थी कि पर्ची सरकार, जिन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया, एक वादा पूरा नहीं किया, एक सिंगल वादा पूरा नहीं किया और जनादेश को चोरी किया, हम उसको लेके गए। और हमारी जो लोक कल्याणकारी सरकार की नीतियां थी 5 साल की, उनको हम जनता के सामने रखा और जनादेश कल सामने आ जाएगा। कल आ जाएगा जनादेश। लेकिन हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि 7 अहम सीटें हैं। टोंक से सहयोगी वजाहत अख्तर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही झुंझुनू से संवाददाता प्रदीप गढ़वाल भी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वजाहत, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे, क्योंकि 13 तारीख को जब वोटिंग हुई 7 अहम सीटों पे, जो सबसे हाईलाइट सीट थी वो देवली उनियारा ही थी। क्यों थी ये शायद बताने की जरूरत नहीं, नरेश मीणा को लेकर और फिर जिस तरह से स्थितियां बनी, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि कल जब वोटिंग है तो तैयारियां कैसे की गई, खासतौर से सुरक्षा के लिहाज से। वजाहत। श्वेता, बात की जाए देवली उनियारा सीट की, तो ये जब 13 तारीख को जिस तरीके से आपने बताया कि जब यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, तो समरावता की थप्पड़कांच की गूंज जो उठी थी वो अब तक सुनाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा ज़बरदस्त अभी तक है। बात की जाए मतगणना की, तो कल सुबह टोंक में मतगणना होगी। हम इस समय खड़े हुए हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के बाहर, मतगणना स्थल इसको बनाया गया है। बात की जाए सुरक्षा इंतजामों की, तो फिलहाल जिस तरीके से हालात जो मतदान के दौरान उपजे थे, उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। बात की जाए सुरक्षा इंतजामों की, तो करीब 800 जवान जो है सुरक्षा के लिए वो यहाँ पर मुस्तैद रहेंगे। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पहली लेयर में टोंक पुलिस के जवान और अधिकारी कॉलेज का जो मुख्य गेट है इसके बाहर मौजूद रहेंगे, और उसके बाद राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी के जो जवान है वो तैनात रहेंगे। और जो कॉलेज का अंदर गेट है जहाँ से अंदर प्रवेश दिया जाता है कॉलेज के, वहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सशस्त्र जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा टोंक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, खुद विकास सांगवान, वो सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा यहाँ पर संभालते नजर आएंगे। कुल 1000 मतदान कर्मियों की नियुक्ति इस पूरे मतगणना स्थल पर की गई है, ताकि सफल शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो यहाँ पर मतगणना जो है वो की जा सके। जी बिल्कुल, वजाहत बने रही। अब हमारे साथ प्रदीप गढ़वाल भी जुड़ चुके हैं झुंझुनू से। प्रदीप, झुंझुनू को लेकर तैयारियां क्या है कल, क्योंकि काउंटिंग होनी है, झुंझुनू बेहद अहम सीट है, वहां पर कैसी तैयारियां हैं काउंटिंग को लेकर, विस्तार से जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल श्वेता, जिस प्रकार से मतदान को लेकर जिसमें जिला प्रशासन ने अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्थाएं की थी, मतगणना को लेकर भी यहाँ पर अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने आज जिले के जो अधिकारी थे, पुलिस टीमें थी, उन सबकी टीमों की एक बारीकी से मीटिंग ली, ब्रीफिंग ली। उस ब्रीफिंग में ये तय किया गया कि किसको क्या जिम्मेदारी रहेगी और सुरक्षा के व्यवस्था के जो इंतजाम थे वो भी उनसे साझा किए। उन्होंने बताया कि करीब यहाँ पर 3 RSC की जो सेठ मोतीलाल कॉलेज है काउंटिंग होगी, वहाँ पर ये RSC के जाब्ता वहाँ पर मौजूद रहेगा। जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार उन जाब्तों को मॉनिटरिंग करते रहेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से करीब 200 से ज़्यादा जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं वो यहाँ पर पल पल की निगरानी रखेंगे। और वहीं इनमें 2 गेट बनाए गए हैं, एक एंट्री एग्जिट है, और दूसरे से जो तमाम जो है सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कार्मिक लगे हुए हैं, करीब 200 से 50 वो कार्मिक यहाँ पर मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। और करीब 8 बजे से पोस्टल बैलेट है और सर्विस वोटर है उनकी गिनती 8:30 बजे तक से हो जाएगी। उसके बाद में पहली EVM है 8:30 बजे खुलेगी और करीब 2.5 घंटे का यहाँ पर ये समय बताया गया है कि करीब 22 राउंड में यहाँ पर जो मतगणना है वो पूरी की जाएगी। और EVM के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं और उनमें 250 कार्मिक हैं वो यहाँ पर पूरी मतगणना करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो काफ़ी कड़े यहाँ पर सेठ मोतीलाल कॉलेज में किए गए हैं। और ये झुंझुनू की जो अहम सीट है, ये ब्रिजेंद्र जी ओला, उनके परिवार ओला परिवार की एक साख भी यहाँ पर कल परिणाम में देखने को मिलेगी कि वो बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। भाई BJP ने भी यहाँ अच्छा खासा दम लगाया था। प्रदेश सरकार के मुखिया यहाँ लीड रोल निभाया, 2 बार यहाँ पर आए, उसके साथ मंत्री भी आए थे। यानी कह सकते हैं कि BJP ने यहाँ पूरा दमखम लगाया सीट को जीतने के लिए, क्योंकि ये शेखावाटी की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ ओला परिवार का दबदबा रहा है। 2008 से लगातार यहाँ पर ब्रिजेंद्र ओला जीतते गए हैं। उनके जीतने से के बाद वो सांसद बने तो ये सीट रिक्त हुई और यहाँ पर उपचुनाव हुआ। कल वो परिणाम होगा और कांग्रेस, BJP और राजेंद्र गुड्डा ने यहाँ पर समीकरण जरूर बिगाड़े हैं। वो किसके बिगाड़े हैं? सबसे जो प्राथमिक तौर पर नजर आ रहा है वो उन्होंने जो माइनॉरिटी वोट है उनमें सेंध लगाई है और इस सेंध का कहाँ तक खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के जो BJP के नेता हैं वो यहाँ पर मान रहे हैं कि इस बार उन्होंने यहाँ का गढ़ फतेह कर लिया है। लेकिन शेखावाटी के संदर्भ में राजस्थान की राजनीति में झुंझुनू की सीट अहम मानी गई है और ओला परिवार के लिए साख बचाना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। कल परिणाम के बाद अमित ओला, प्रदीप, बिल्कुल आपने कहा कि BJP के दिग्गज मंत्री, CM की बात की आपने कि वो यहाँ पर रहे, दौरे पर सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस की तरफ से कौन सा बड़ा लीडर था जिसने कमान संभाली, ये जिसने दौरे किए, या फिर ओला परिवार पर ही पूरी तरह से छोड़ दिया गया था कि यहाँ की तैयारी और यहाँ का जीत आपको किसी भी हाल में जीतना है इस सीट को? जी श्वेता, आपने सही कहा। इस बार जो कांग्रेस से लड़ी है चुनाव में वो वाकई में बड़े नेताओं की एंट्री यहाँ पर नहीं देखने को मिली, क्योंकि उन कांग्रेस के बाद बड़े लीडर थे, सचिन पायलट से गुटके ही माने ब्रिजेंद्र जी ओला माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और डोडासरा जी, यानी यहाँ उनकी कोई एंट्री नहीं हुई। खुद जी ओला परिवार यहाँ पर अपने प्रचार प्रसार में दम लगाए रहेगा। हालांकि जो स्थानीय जो विधायक है, सूरजगढ़ विधायक है, पिलानी विधायक है और उदयपुरवाटी के साथ साथ यहाँ पर जो फतेहपुर विधायक है उनकी यहाँ एंट्री हुई और सभापति उनके साथ में नजर आए। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह रही, नवलगढ़ से जो दिग्गज नेता रहे थे कांग्रेस के राजकुमार शर्मा, मंडावा विधायक है रीटा चौधरी, उनकी यहाँ मौजूदगी देखने को नहीं मिली। ये चर्चा का विषय भी रहा था चुनाव में, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में उनका नाम बड़ा है और बड़े चेहरे हैं और वो यहाँ पर आते, लेकिन इसके बावजूद नजर नहीं है। बिल्कुल, इसलिए दिलचस्प मुकाबला भी दिलचस्प। अब देखना होगा कि जनता ने क्या तय कर दिया, क्योंकि जो होना है वो तो तय हो चुका है, बस सामने आना बाकी है और कल जब काउंटिंग होगी तो वो भी सामने होगा। बने रहिए हमारे साथ आप प्रदीप। वजाहत, क्योंकि हम देवरी उनियारा में थप्पड़ कांड को देखकर जिस तरह से समरावता की बात कर रहे थे, अब सुरक्षा के लिहाज से क्या खास इंतजाम है? क्योंकि समरावता में जो कुछ देखा गया पूरे 24 घंटे, ये कहे कि पूरे 2 दिन तक माहौल शांत नहीं था। अब जबकि काउंटिंग होनी है तो ऐसे में भी लगता है कि कहीं कुछ ऐसी स्थिति ना बने। क्या खास इंतजाम या एहतियात बरता जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से समरावता थप्पड़ कांड हुआ था और उसके बाद आगजनी, उपद्रव और लाठीचार्ज भी हुआ था, उसकी तस्वीरें हमने देखी थी।
काफ़ी दिनों तक वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया था। इसकी संभावना कि आग कहीं और नहीं फैल पाए, इस पर पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन का कंट्रोल रहा। सरकार ने पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाई और स्थिति को काबू में लिया। और बात की जाए मतगणना स्थल की, तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक अभेद्य किला इसको बना दिया गया है। जिस तरीके से बात की जाए पुलिस के जवानों की, तो 800 पुलिस के जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे और खुद पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी के जवान यहाँ पर रहेंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के सशस्त्र जवानों की तैनाती यहाँ पर रहेगी। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अंदर जो मतगणना स्थल है, वहाँ पर भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो हैं पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जो कॉरिडोर्स हैं अंदर, जहाँ से स्ट्रांग रूम से और जो ईवीएम मशीनें लेकर अंदर जाई जाएंगी काउंटिंग रूम्स तक, वहाँ भी सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, उनको इस तरीके से लगाया गया है कि अंदर जो काउंटिंग रूम्स हैं उनमें बैठे हुए एजेंट वो साफ तौर पर तस्वीर अपने सामने लाइव देख सकेंगे कि किस तरीके से पारदर्शिता के साथ स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनें निकलेंगी और उसके बाद वो ईवीएम मशीनें अलग अलग जो काउंटिंग रूम्स हैं वहाँ तक पहुँचेंगी। ये सब लाइव तस्वीर जो एजेंट्स हैं सभी पार्टियों के, सभी प्रत्याशियों को बैठे हुए देख सकेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासकर इंतजाम यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता किए गए हैं। ठीक है, वज़ाद आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बेहद अहम है तैयारियां भी, और आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कल सुबह से जब काउंटिंग शुरू हो तो किस तरह की कोई दिक्कतें भी पेश ना आए। सुरेश जी, लेकिन देवली उनियारा में जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ 13 तारीख को और उसके बाद से बहुत चर्चाओं में भी रहा, लेकिन इस सीट को लेकर बीजेपी क्या आश्वस्त है जीत को लेकर? क्योंकि आप पूरी 7 सीटों जीतने की बात कर रहे हैं। नरेश मीणा जरूर यहाँ पर खेल सामने वाले पार्टी का बिगाड़ सकते थे, लेकिन अब स्थितियां कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट है या मुकाबला कड़ा रहेगा, फिर भी क्या मानते हैं? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि देवली उनियारा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी और सचिन पायलट जी अभी तक ये बोलते आए थे कि 7 सीटें। अभी प्रवक्ता जी ने कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम सीटें जीत रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के लिए भी कुछ भी नहीं बताया कि क्यों नहीं गए। अभी आपने देखा होगा झुंझुनू के अंदर भी आपके संवाददाता बता रहे थे कि वहां पे कोई बड़े नेता नहीं गया। हमारे हर 7 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी 2-2 बार गए, प्रदेश अध्यक्ष जी 2-2 बार गए, और जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो सब अपने क्षेत्र के अंदर रहे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो ये कह रहे हैं ना कि झूठ, अरे भाई, लेकिन विपक्ष और सरकार में होने में फर्क तो होता है ना। जब सरकार में तो सरकार में होने का तो हम ये तभी तो कह रहे हैं ना, हमने 11 महीने के अंदर राजस्थान में अच्छा काम किया, इसलिए तो सरकार गई ना वहां पे। सरकार के मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए प्रचार करने, जब हमने 11 महीने के अंदर काम किया। अगर इन्होंने 5 साल तक अच्छा काम किया तो इनको जनादेश देते। ये बार बार कहते जनादेश को चोरी। अरे भाई, जनता का अपमान क्यों करते हो? मतदाता का अपमान करना बंद करो। बार बार झूठ बोलना, झूठ तो राहुल गांधी बोलता है। जब देखो जब झूठ बोलने लग जाता है फिर माफी मांगने के लिए चले जाते हैं, चाहे कोर्ट के अंदर चले जाओ, जो सार्वजनिक रूप में राहुल गांधी माफी मांगने लेता है। तो हमारे यहाँ पे जो भी चीज है वो सत्य है, संगठन मजबूत है और सरकार भी काम कर रही है और प्रत्याशी भी मजबूत है। तीनों की वजह से हम 7 सीटें जीतेंगे। डॉक्टर सीबी यादव जी, अब जैसे झुंझुनू में भी सहयोगी बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एंट्री ही नहीं हुई बड़े चेहरों की, और या बड़े चेहरों के अलावा भी जो कुछ खास चेहरे आसपास के जो पहले विधायक भी रहे हैं उनकी भी मौजूदगी नजर नहीं आई। क्या वाकई में रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि जब सत्ता में भी रहे तो भी पूरी तरह से फोकस कांग्रेस का रहता था हर एक सीट को लेकर। 2 ही वजह हो सकती, या तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमें जाने की जरूरत नहीं, किसी को भेजने की जरूरत है, हम वो सीट जीत रहे हैं, या फिर पहले से ही डरे कि कितनी भी कोशिश कर ले शायद ये सीट नहीं मिल पाएगी और इसलिए इतनी मेहनत नहीं की गई। श्वेता जी, हमारे नेताओं के लिए टिप्पणियां की गई, लेकिन उसके बावजूद मैंने केवल डिबेट का जो धर्म है वो निभाया, बीच में नहीं बोला। सवाल ये है श्वेता जी, चुनाव सिर्फ प्रचार और नेताओं से नहीं जीता जाता है। और ये जो मानसिकता और ये सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हें लगता है कि चुनाव पैसों से जीता जाता है, संस्थाओं से जीता जाता है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के चटकीले बटकीले भाषणों से, झूठ से जीता जाता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही नहीं है। चुनाव मुद्दों से जीता जाता है, चुनाव कार्यकर्ताओं से जीता जाता है, और चुनाव जो है सरकार के प्रदर्शन से जीता जाता है। और इस मामले में हम बात यही कह रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है ना वो इसी बात के लिए है क्योंकि हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं।
झुंझुनू की बात है तो झुंझुनू में देखिए आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले। सुरेश जी उन्होंने बहुत ही गंभीरता से आपको सुना, आप भी सुने। हाँ, ठीक है, हमारे नेताओं के लिए बोला तब भी मैंने बीच में नहीं बोला, आप सोचिएगा। तो आप देखिए झुंझुनू का चुनाव सिर्फ वहां के लोकल मुद्दे तो है ही, लेकिन वहां अग्निवीर का मुद्दा भी है, वो कभी गायब नहीं हुआ। जो पूर्वी राजस्थान है वहां ईआरसीपी का इनका झूठ का मुद्दा भी है। वहां पे जो 7 में से जो 4 सीट है वहां आदिवासियों का भी मुद्दा है। जहां प्राण जाए लेकिन वचन न जाए का सच सामने आ गया कि प्राण तो गए नहीं लेकिन वचन चले गए और दोहरा चरित्र सामने आ गया। आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करने का जो मुद्दा था वो भी सामने आ गया और संविधान को जो तोड़ मरोड़ करके इनको संविधान खत्म करने की साजिश है वो भी आ गया। हम बार बार स्पष्ट कहते हैं ये चुनाव मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट एक तरफ है और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। इन दो विचारधाराओं के बीच में है। ये चुनाव नफरत की राजनीति और गांधी के बीच का है। ये चुनाव अंबानी अडानी का पैसा और आम जनता के बीच का चुनाव है। ये चुनाव इनके प्रचार प्रचार हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस है हमने चुनाव दमदार तरीके से लड़ा है। लेकिन फिर भी इसी भी अभी आपने कहा कि इन लोगों को यानी बीजेपी को लगता है कि नेताओं से या चुनाव प्रचार करने से, बड़े चेहरे पहुंच जाने से जीत जाते हैं, कांग्रेस को नहीं लगता। लेकिन जब कांग्रेस सरकार में थी उस समय भी उपचुनाव ज्यादातर संख्या हमेशा से एक इतिहास में भी देखे 10 साल की तो कांग्रेस ही ज्यादातर उपचुनाव जीती है, लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी कांग्रेस ने नहीं रखी। इस बार ही ऐसा नजर आया कि नहीं गए। नहीं ऐसा तो कहीं दूर दूर तक नहीं, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो किसान का, जवान का, आदिवासियों का जो गमछा है वो गमछा पूरे चुनाव के भीतर कार्यकर्ताओं को और जनता को पूरे जोश और उत्साह से रखा है। और उस गमछे ने पहले भी लोकसभा का चुनाव भी पलटा था और ये 7 विधानसभा जो उपचुनाव है वो भी पलटेंगे। तो हमने पूरे जोश खरोश से, अब ये आप बात करते हो कि कहां कौन, हमारे महाराष्ट्र का चुनाव भी महत्वपूर्ण था, हमारा झारखंड का चुनाव भी महत्वपूर्ण था। सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत जी जो हमारे देश के टॉप लीडर है, हम उनको क्या वहां पे उपयोग नहीं लेंगे? पार्टी तय करेगी और उन्होंने राजस्थान में भी समय दिया। लेकिन उसके बावजूद आप देखा करो, हम वसुंधरा राजे जी एक बार भी नहीं आए तब भी सवाल क्यों नहीं उठाते? ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, क्योंकि हम ये मानते हैं वो तय करेंगे कि कौन जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन इनके पास आज बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये बस घूम फिर करके बात ये करते हैं हमारा कौन सा नेता कहाँ प्रचार पे गया, कौन सा कहाँ नहीं गया। मैं कहता हूं आप मुद्दों की बात करो ना, आप इस बात को कहने के हमारी विकास की योजना है उसको चुनाव लड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का अंदरूनी मामला होता है कि आप किसे क्या जिम्मेदारी देते हो, कौन प्रचार के लिए जाए कौन नहीं जाए, फिर बीजेपी का अपना है, कांग्रेस का अपना है और बीजेपी को इस पर सवाल उठाना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, क्योंकि अपनी रणनीति है, उन्हें किसे भेजना नहीं भेजना है, क्योंकि झारखंड महाराष्ट्र का भी परिणाम कल आना है 7 सीटों के अलावा, तो फोकस उस पर भी, और जब परिणाम आएगा तब बहुत कुछ तय हो जाएगा। क्या ये तो ये बोल रहे कि सब मुद्दों को लेके गए हैं, तो फिर जाते ना, फिर नेता क्यों नहीं गए मुद्दों को लेके? हम तो यही कह रहे हैं ना, आप मुद्दे लेके जाते ना। हम कह रहे हैं 11 महीने का विकास लेके गए, हम तो जनता के बीच में 11 महीने का विकास लेके गए ना। हमने 11 महीने के अंदर जो डेवलपमेंट किया, जो हमने वादे किए पूरे किए हमने। हमको एसआईटी गठित करनी थी तो करी, हमने 40,000 नियुक्तियां दी थी और नीति दी है हमने, किसान सम्मान निधि बढ़ानी थी तो बढ़ाई है हमने, हमने 450 रुपए में सिलेंडर देना था वो दिया हमने। ठीक है सुरेश जी, लेकिन वो कांग्रेस जनता को तो मिल रहा ना, जनता को भैया 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। नहीं है, मैं बताइए, आप झूठ बताइए, प्रूव करके बताइए, नौकरी दियो, बताइए प्रूव करके। मैं कह रहा हूँ 450 रुपए में सिलेंडर दिया। जवाब आप दोनों से मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार चर्चा तो हम कर रहे हैं क्योंकि कल परिणाम आने, लेकिन उससे पहले अहम यह हो जाता है कि जो 7 अहम सीटें राजस्थान की हैं वहां पर काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी। और हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागौर से यूनुस गहसावत जुड़ चुके हैं और दौसा से भी हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत शर्मा जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपके रुख करना चाहूंगी, दौसा सीट बेहद अहम है और काउंटिंग को लेकर भी कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। ऐसे में कल को लेकर क्या तैयारी है, खासतौर से अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें और काउंटिंग के लिहाज से भी? देखिए बिल्कुल, दौसा जो सीट है काफी संवेदनशील सीट मानी जाती है और उसको लेकर के उसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पीजी कॉलेज का जो पीजी कैंपस है उसमें मतगणना होगी और केवल जो पासधारी लोग हैं उनको ही प्रवेश दिया जाएगा। बाहर किसी भी तरह की भीड़ नहीं जुटे, उसको लेकर के पूरा जो पीजी कॉलेज के सामने से जो
मार्ग गुजरता है उसको बेंड किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। वहां पर होकर के कोई भी व्यक्ति या कोई भी वाहन जो है वो अकारण नहीं निकल सकता है। केवल जो पासधारी लोग हैं या जो मतगणना से रिलेटेड लोग हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरह से हमारी एसपी और कलेक्टर दोनों अधिकारियों से बात हुई है तो व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। लगभग 500 जवान जो है वो मतगणना स्थल पर तैनात किए गए हैं। 3 स्तर पर सुरक्षा तैनात की गई है। जहां तक मतगणना की बात करें तो लगभग 4 घंटे का जो पूरी मतगणना है उसमें औसत 4 घंटे का समय लग पाएगा। लेकिन जो शुरुआती जो रुझान है वो 8 से और 8:30 के बीच में शुरुआती रुझान जो है वो मिल सकते हैं। जिस तरह से तैयारी की गई है, जो मतगणना है वो 18 राउंड में पूरी की जाएगी। 17 टेबल उसके लिए ईवीएम के लिए लगाए गए हैं। 3 टेबल जो है वो जो बैलेट जो है उनके लिए, जो पोस्टल बैलेट है उनके लिए लगाए गए हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से दौसा की संवेदनशीलता है उसको देखते ही जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जो सोमनाथ सर्किल है यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और दूसरी ओर जो सोमनाथ से बाईपास होकर के जो ट्रैफिक है उसको निकाला जाएगा। यानी कि 2 व्हीलर भी जो पीजी कॉलेज कैंपस की तरफ रोड जाता है उस पर अलाउ नहीं होंगे। ये प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स लगा करके पूरे जो रोड है उनको ब्लॉक किया जाएगा। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दौसा में खास इंतजाम किए गए, लेकिन एक कमेंट भी जरूर लेते हैं रश्मिकांत जब हमारे साथ बने। सुरेश जी, दौसा सीट को लेकर कितना आश्वस्त है, क्योंकि दौसा में टक्कर बहुत कड़ी मानी जा रही है और कुछ भी हो सकता है? देखिए, दौसा के अंदर हमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि दौसा सीट को लेकर बीजेपी पर सवाल भी बहुत उठे थे कैंडिडेट को लेकर। कैंडिडेट हमारा देखो, जो कैंडिडेट हमने 7 कैंडिडेट वे उतारे जो जीतने हैं। दौसा के अंदर किरोड़ी लाल जी के भाई को उतारा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से है और उनको राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है और वो निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरीके से जनता ने एक तरफा वोटिंग की है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो वोटिंग की है, उससे दौसा की सीट हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। हमें कहीं पे भी कोई संशय नहीं है। जनता का विश्वास, जनता हमें आशीर्वाद देगी। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और भी बहुत सारे लोग, मंत्री वगैरह वहां पे गए, क्षेत्र के अंदर प्रचार किया, जनता के बीच में गए, जनता को योजनाएं। ये दौसा की बात थी। बिल्कुल सुरेश जी, वापस आपका रुख करें, क्योंकि नागौर अहम सीट है, हॉट सीट मानी जा रही इन 7 सीटों में। यूनुस गसावर सहयोगी हमारे साथ नागौर से जुड़ रहे हैं। यूनुस, अहम सीट है खिवसर सीट की जब हम बात करते हैं तो, और इस बार भी टक्कर बहुत ज्यादा कड़ी थी, मुकाबला कड़ा था, लेकिन खिवसर में काउंटिंग को लेकर तैयारियां क्या है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आते हैं तो वहां पर स्थितियां बिगड़ भी जाती हैं। देखिए सविता, नागौर के अंदर विधि महाविद्यालय है जहां पर खिवसर उपचुनाव को लेकर ये मतगणना यहां पर की जाएगी। सुरक्षा की अगर बात करें तो करीबन 950 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही 100 कार्मिक 19 राउंड के अंदर पूरी मतगणना को संपादित कराएंगे। 14 टेबलें लगाई गई है। जी यूनुस, ये काउंटिंग को लेकर आप बता रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम रहेंगे? कितने राउंड की यहां पर काउंटिंग रहेगी खिवसर के लिए? खिवसर उपचुनाव को लेकर टोटल 19 राउंड किए गए हैं ताकि ये पूरी उपचुनाव की जो गणना है, मतगणना है, वो संपादित की जाएगी। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो नागौर के जो 3 महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, BR मिर्जा महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय, जहां पर विधि महाविद्यालय में मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप सेंटर देख सकते हैं, जहां पर ये मतगणना होगी। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। त्रिस्तरीय सुरक्षा जाब्ते के अंदर यहाँ पर मतगणना संपादित की जाएगी। हाईवे को पूरा जो नागौर अजमेर जोधपुर जो कनेक्ट हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तमाम जो प्रत्याशी के जो आएंगे कैंडिडेट, उनके मतगणना स्थल पर उनकी पूरी सुरक्षा की जांच के बाद ही मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, और मुकाबला किस तरह का है खिवसर में? क्योंकि वोटिंग के दिन भी देखने को मिला था वोटिंग परसेंट हालांकि खिवसर का अच्छा आया, लेकिन ये किस ओर इशारा करता है, क्या नजर आता है? हालांकि जनता ने तो तय कर दिया, लेकिन फिर भी अगर खिवसर के परिणामों के इतिहास पर जाए तो
देखिए, खींवसर की जनता ने अपना मत दे दिया है। कल मतगणना शुरू होगी तब पता लगेगा कि आखिर, लेकिन जनता की अगर मूड की बात करें, एक तरफ आरएलपी का अस्तित्व का सवाल है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2008 के अंदर ये सीट हनुमान बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतार कर ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये सीट एक बार फिर आरएलपी से छीन कर अपने कब्जे में लेंगे। ये तो कल होने वाली मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार खींवसर का विधायक कौन है। बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि काउंटिंग है, वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में क्या तय किया गया है, लेकिन साख दाव पर यहां पर जरूर है। खींवसर की बात कर ले तो, और सीबी यादव जी, खींवसर सीट को लेकर बात करें, क्योंकि आरएलपी लगातार इस सीट से जीतती रही है, लोकसभा भी जीत रही है, विधानसभा भी जीत रही है, पिछले अगर कुछ चुनाव की बात कर ले, इस बार कांग्रेस अपने आप को खींवसर में कितना मजबूत पा रही है? खींवसर में भारतीय जनता पार्टी है ही कहाँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो तथ्यात्मक आधार पे कर रहा हूँ। सुरेश जी सुनिए, तथ्यात्मक आधार पे जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आरएलपी का प्रधान प्रतिनिधि है। तो इनके पास इनका कैंडिडेट ही कहाँ हुआ, तो एक तरफ आरएलपी और दूसरी तरफ कांग्रेस। इसलिए खींवसर में तो बहुत क्लियरिटी के साथ में है कि दो भारतीय जनता पार्टी वहां से मिसिंग है, एक कैंडिडेट चुराया हुआ है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, इसके अलावा खींवसर के अंदर कुछ भी नहीं है। एक दौसा की बात बहुत महत्वपूर्ण थी, जो मैं आपसे जो बात चल रही थी वो बताना चाहूंगा। दौसा में जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी तो लड़ी रही है, लेकिन दौसा के भीतर हो क्या रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जी को ठिकाने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कर रही है। पहले तो उनसे ये बार बार स्टेटमेंट दिलाया गया कि जो है केवल मेरा ही परिवार में से सब कुछ होगा तो पड़ोसी कैसे क्यों नहीं होगा, और उपवर्गीकरण के खिलाफ खड़ा किया गया उनको, जब पूरी उनकी कौम थी जो सड़कों पर थी। और फिर उसके बाद में जो है उनके ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया ताकि उनकी राजनीति खत्म हो जाए, फिर अंदर से उनको खत्म करने का काम किया गया। तो लेकिन बीजेपी क्यों ये मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कभी भी आदिवासी लीडर को इतना ऊपर बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत किरोड़ी लाल मीणा जी को बिल्कुल खत्म करने का काम किया गया। ये तो हमने ये तब भी देखा है जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, तब भी हमें इसकी सोच देखी गई। लेकिन इसी बात पर एक सीबी यादव जी, जैसे आपने जो बात कही कि अपने ही खत्म करने की कोशिश है, आदिवासी नेता को कभी इतनी ऊंचाई पर देख नहीं सकती, लेकिन बीजेपी तो बार बार आदिवासियों को मौका देकर, ऊंचे पद देकर, नई जिम्मेदारी देकर एग्जाम्पल सेट करने की बात करती है, और यह भी उनका एक अहम मुद्दा रहता है जब भाषण आते हैं या जब अपनी उपलब्धि की बात की जाती है। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के साथ ऐसा किया जा रहा है, जबकि वो मजबूत चेहरा न सिर्फ बीजेपी के बल्कि राजस्थान के हैं? नहीं, आप श्वेता जी, जब हम ऑफ कैमरा बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गई है, और विशेषकर इस सरकार की फांस तो बन गई है। कल कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं आए, तो अभी मंत्री है या नहीं है, मतलब उनसे इस तरह से परेशान, क्योंकि वो सीएम का फेस थे उस समय की, एक सीएम कैंडिडेट थे। अब उनको इस तरह से, उनका विभाग भी है, उनको बांट दिया गया, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दिए गए, तो एक इतने बड़े लीडर की इस तरह की बेइज्जती की गई, उसको आज भी वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो हम तो बड़ा सहानुभूति है किरोड़ी लाल मीणा जी के प्रति कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है और उनसे ऐसा करवा रही है। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल आपका बयान है, लेकिन क्योंकि लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी लगातार दौसा से हमारे साथ बने हुए, लक्ष्मीकांत आप सुन रहे होंगे जो सीबी यादव जी कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, क्या वाकई में दौसा की राजनीति आज इसी तरह से उलझी हुई थी, ये क्या क्लियर है वहां पर सब कुछ? मैं ये साफ है, इनकी बात से कोई सरोकार नहीं रखता हूँ, लेकिन जो परिदृश्य है दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से इंतरघात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, और दोनों पक्षों की तरफ से जो मेहनत की गई है वो भी बहुत जबरदस्त ढंग से मेहनत की गई है। इसलिए ये कहना कि कौन किसको क्या कर रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये जनता का मूड है कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। बखूबी लोगों ने वोटिंग की है, हालांकि 2 परसेंटेज और सीटों की तुलना में यदि बात करें तो परसेंटेज कम आई है। तो ये कहना कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन लक्ष्मीकांत, वोटिंग परसेंट कम आने को लेकर भी वजह नाराजगी बताई जा रही है। कास्ट वाइज जो फैक्टर वहां काम करता है उसमें नाराजगी बताई जा रही है, और इसलिए कहा जा रहा है कि वोट देने लोग निकले नहीं, यही वजह कम वोटिंग परसेंट की है। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल इस चीज से कोई सहमति नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि शुरुआत के दौर में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो कम थी, लेकिन जो शाम तक जब परसेंटेज निकल करके आई तो वो काफी इंक्रीज हुई थी।
और जो सबसे ज्यादा जो वजह मानी जा सकती है, चूंकि उस दिन वोटिंग से पहले जो शादी समारोह जो है जिसको सावा कहते हैं, वो बहुत ज्यादा घना सावा था। जो लोग हैं वो अपने वोट डालने आए, लेकिन देरी से आए थे। और चूंकि यहाँ पर तीसरा चुनाव था, लगातार 3 चुनाव हुए थे, तो निश्चित रूप से वोटर्स ने वोट डाला है। कुछ प्रतिशत कम आया था, लगभग 7 से 8% जो है वो वोट कम लगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किसी नाराजगी की वजह से वोटर ने वोट कास्ट नहीं किया। चूंकि लास्ट जो शाम के वक्त, मतदान के शाम के वक्त की जो परसेंटेज निकल करके आई थी, वो सुबह से बहुत कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा थी। चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत, क्योंकि ये तो एनालिसिस की बात होगी, जब परिणाम सामने आएंगे और इसके बाद हर एंगल पर चर्चा होगी। लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने दावे और अपनी अपनी वजह है वोटिंग परसेंट कम आने के या एक दूसरे के खिलाफ क्या कमजोर कड़ी है उसका जिक्र करने के। सुरेश जी, दौसा को लेकर क्या कहेंगे, जो अभी सीबी यादव जी ने कहा? देखिए, जब किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए जो कमेंट किया, नहीं, आप अशोक गहलोत जी ने क्या बोला था जब वहां पे कैंडिडेट उतारा था? अशोक गहलोत जी ने क्या बोला था? मैच फिक्सिंग का किसने बोला था? अशोक गहलोत जी ने बोला था। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। किरोड़ी लाल जी हमारे नेता है, किरोड़ी लाल जी अभी भी मंत्री है। किसने कहा कि इस्तीफा दे दिया? हमने तो कहीं पे नहीं सुना इस्तीफा दे दिया। वो तो काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। और जनता, अरे भाई जनता दे रही है ना, कल आपके पास के सामने रिजल्ट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां पे और अच्छे मतों से जीत रही है। और उसके रीजन है, मैंने बताया ना कि एक विकास है, एक हमारा संगठन मजबूत है और एक हमारा प्रत्याशी मजबूत है। तीनों चीजों से। लेकिन आप अपना बताओ ना कि आपके नेता प्रचार करने क्यों नहीं गए? जब आप कहते हो कि हम मुद्दों पे लड़ते हैं, तो फिर वो मुद्दे आपके कहां गए? आपके मुद्दे जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे फिर वो मुद्दे? क्योंकि आप केवल झूठ बोलते हो, आप सेब की राजनीति करते हो। सेब का मतलब इनके यहाँ अलमारी होता है जिसके अंदर करोड़ों रुपए का ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। हमारा सेब का मतलब है देश की सुरक्षा। हम सुरक्षा पे ध्यान देते हैं, ये उस अलमारी पे विश्वास करते हैं। तो जनता सब समझती है। अभी आज ही नोटिस दिया इनके नेताओं को, 100 करोड़ का नोटिस दिया झूठ बोल के। परसों विनोद तावड़े जी के खिलाफ इन्होंने झूठ बोला, दिया ना 100 करोड़ का। फिर माफी मांगेंगे ये। पहले भी तो राफेल पे ऊपर माफी मांगा है, पता नहीं कितनी बातों पे ये माफी मांगते हैं, जमानत पे चलते रहते हैं। तो इनको खुद को सोचना चाहिए कि जनता के बीच में मुद्दे लेके जाइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुद्दे लेके जाती है। हम कहते हैं हमने विकास किया है, हम कहते हैं कि 10 साल मोदी जी ने पूरा विकास किया है हिंदुस्तान का। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि 11 महीने के अंदर भजन लाल जी ने यहाँ पे राजस्थान में बहुत कुछ किया है जो आप 5 साल में नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, लेकिन इन 7 सीटों के बात करें क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। सर बिल्कुल आपसे कमेंट लेती हूं मैं। सलुम्बर सीट बस इन 7 सीटों में आपके पास थी और इसके अलावा आप तो कह रहे हैं कि हम तो गेन ही कर रहे हैं। सलुम्बर सीट आ रही है क्या? निश्चित सलुम्बर तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? हम कह रहे हैं 7 सीटें हैं हमारे यहाँ पे, कोई चुनौती वाली बात ही नहीं है। सलुम्बर में कोई फिर खतरा नहीं था। दूसरा इन्होंने खींवसर के लिए, अरे खींवसर में तो आपका पता नहीं हो सकता, जमानत ही जब तो जाए, आपका तो वहां पता ही नहीं है बोले साहब को। अरे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार भी चुनाव लड़ा, अभी भी चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार 2000 वोटों से आ रहा है और फिर ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। मतलब ये झूठ बोलने की आदत है इनकी, देखो ना आप क्या। सुरेश जी उन्हें बोलिए। हमारे नेता माननीय अशोक गहलोत जी ने जो कमेंट किया, मैं क्लेरिफिकेशन करता हूं। बिल्कुल दौसा में मैच फिक्स है। मैच फिक्स किसका है? किरोड़ी लाल मीणा जी को ठिकाने लगाने का भारतीय जनता पार्टी का मैच फिक्स है। ये मैं पहले भी बताऊं, यही बात माननीय अशोक गहलोत जी ने कही है। दूसरी चीज है, हम मुद्दों के आधार पर चुनाव में गए हैं, मुद्दे हमारे हैं। और तीसरी और विशेष बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की जो संस्थाएं हैं उनका इतना दुरुपयोग किया है और टोंक के अंदर देखने को मिला है और साफ साफ मिला। और आज भी चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा कि 3 वोट जबरदस्ती से वहां दिला दिया गया और आशा कार्यकर्ता कह रही है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध दिला दिया गया। ये कोई सामान्य कृत्य नहीं है। चुनाव से 48 घंटे पहले श्वेता जी, जो हमारा कानून है उसके तहत कोई उस बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर सकता। इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को प्रवेश करवाया। आम नागरिकों को किसका कैंडिडेट बनाया? नरेश मीणा तो कांग्रेस का है ना, नरेश मीणा तो कांग्रेस का है ना। कांग्रेस पार्टी ने तो आपने टिकट दिया तब निकाला ना। हम तो यही कह रहे हैं, तो नरेश मीणा आपके साथ था ना। जांच की जाए, नरेश मीणा के साथ ही थे ना। जांच की जाए चुनाव के बाद में जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी और किरोड़ी लाल मीणा जी का संरक्षण की बात करते हैं, जांच की जाए, इस बात की जांच की जाए। मैं ये कह रहा हूं, समझे एसडीएम ने 3 वोट कैसे गिरा दिया? ये क्या बिना संरक्षण के गिरा दिया? क्या वहां पे लोग जो हजारों लोग प्रवेश करें वो बिना संरक्षण के गिरे? आप खुद जनता के सामने आ गया। जब आप यहाँ पे खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, सुरेश जी देखिए, आप बोल रहे हो कि
हम सीटें सुनिए नहीं जीत रहे, सुरेश जी, हम चुनाव लड़ रहे हैं सुरेश जी कहने को तो लास्ट बात हो गई। कहने को सुनिए, इन्होंने खुद ने बोला सुनिए। है कि हम तो जीत ही नहीं रहे, हम तो केवल लड़ रहे हैं चुनाव, हम कह रहे हैं 7 सीटें जीत रहे हैं। चले ठीक है आपकी एक तो बात और जोड़ देता क्योंकि हूं। वक्त खत्म हो गया। एक वक्त बात खत्म। और जोड़ देता एक हूं। बस मिनट। लास्ट बात ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं तिजोरी तो अमेरिका की कोर्ट ने भी अरे बता दी तिजोरी, है अरे भाई कि तिजोरी, कैसे भारत में चलिए, भ्रष्टाचार में अंबानी और अडानी को बेचने का काम शुक्रिया लोग आप दोनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दावों का दंगल तो चलता रहेगा, लेकिन इंतजार कल का है जब परिणाम सामने आएगा। परिणाम किसके हित में आते हैं, किसके का मंगल करते हैं, ये बेहद अहम है। दावे अपनी जगह है, लेकिन बेहद अहम है राजस्थान की 7 सीटें जिस पर उपचुनाव के परिणाम कल आएंगे। और तैयारियों को हालांकि दुरुस्त कर लिया गया है, तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई कल काउंटिंग को लेकर, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और साथ ही असुविधा ना हो वहां पर काउंटिंग के दौरान भी। और सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे ताकि 13 तारीख तक जैसी स्थितियां ना बन सके।